लेकिन आज हमारे पास है कुछ ऐसी दो फीमेल्स जो सीड टू स्केल की कहानियां सुनाने के लिए हमें यहाँ पर मिली हैं। और उसमें भी खास बात यह है कि हम उनकी कहानियों से आज हौसला उधार लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनसे ही उनकी कहानी सुने। गीतिका मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरे से नहीं, आप इनसे स्टार्ट करें। बिल्कुल, आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर कहानी 25 साल का एक सफ़र तय कर रही है और आगे भी मुझे लगता है और 25-50 साल का सफ़र तय करेगी, तो थोड़ी लंबी कहानी है। जल्दी से बोलने की मैं कोशिश करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट में किया था। उसके बाद फिल्म मेकर बनने का बहुत शौक था मुझे। इट वॉज अ ड्रीम टू बी अ डायरेक्टर। तो फिर मैंने जाके अपना मास कम्युनिकेशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया से। मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर बहुत प्रसिद्ध सेंटर है दिल्ली में। उससे पहले बचपन आर्मी स्टेशंस में गुजरा। मेरे पापा आर्मी ऑफिसर से, मम्मी प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की। तो एक बहुत स्वीट और बहुत सिंपल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग मेरी रही। हम बहुत किताबें पढ़ते थे, हम बहुत मूवीज़ पिक्चरें देखते थे, बहुत कंटेंट उस ज़माने में भी हम कंज्यूम करते थे। तो कॉलेज के आखिरी साल में किसी ने मुझे कॉलेज के कैंपस में देखा, एक प्रोड्यूसर ने, और मेरा पहला टेलीविज़न शो एंकर करने के लिए मुझे ऑफ़र किया। अच्छा हो गया। उसके बाद पता नहीं कैसे नंबर किसी के पास पहुंचा, तो पहला लाइव इवेंट मुझे एंकर करने के लिए ऑफर किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। होंडा कंपनी थी, इंडिया में लॉन्च हो रही थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर में शायद ना भी करती तो चलता, बट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने की वजह से मैं लगान के ऑडिशन में नहीं जा पाई। आई मेड दैट चॉइस दैट आई विल ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो मेरा एंकरिंग करियर का शो था, बहुत बड़ा था। इट वॉज अ होंडा लॉन्च इन इंडिया। वहाँ से जो शुरुआत हुई, आई वॉज पहले दिन से ही मैं जो आज कर रही हूँ वो वैसा ही काम मैं तब भी करती थी। बट शुरुआत बड़ी गलत रीज़न से हुई थी, क्योंकि दे पेड मी अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा दे दिया था उन्होंने मुझे 6 या 7 दिन के काम के लिए। तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत अच्छा है, ये तो मतलब मैं कहाँ कैमरा उठाती फिरूंगी और डायरेक्शन करती फिरूंगी, यही देखती हूँ। बट शुरुआत में बहुत जो माहौल था उस वक्त लाइव इंडस्ट्री का, इन जनरल मीडिया इंडस्ट्री का, विज़िवी विमेन, औरतों के मद्देनज़र रखते हुए, थोड़ा सा मेरे लिए बहुत एक नया माहौल था। बिकॉज मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से थी, एक पढ़ी लिखी लड़की थी मैं, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे मेरे अबाउट जेंडर इक्वालिटी। थोड़ा सा समय लगा मुझे इस इंडस्ट्री में एडजस्ट होने के लिए, बट बहुत काम मिला। फिर 2010 में मैंने एक ब्रेक लिया 2 या 3 सालों का, बिकॉज आई गॉट मैरिड, मेरी बेटी हुई। असली कहानी ना उसके बाद शुरू होती है। उसके बाद जब 2012 में मैंने कहा अच्छा जो मैं करती हूँ ठीक ठाक करती हूँ, शिद्दत से करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मन लगा के करती हूँ, वापस चलते हैं, काम करते हैं। बेटी अब 2 साल की हो गई है। बहुत मैंने वक्त दिया था अपनी बेटी को पहले 2 साल। एंड फिर जो अनुभव हुआ मेरे लिए, वो आज भी शॉकिंग ही है। मैं वो वर्ड शॉकिंग यूज करूंगी उसके लिए। थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया था मैंने, वो मेरी मर्जी। मैं अगर वेट पुट ऑन करूं या ना पुट ऑन करूं, वो मेरी मर्जी होनी चाहिए। एज एन एंकर क्या ज़रूरी है कि मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर करूं, मेरी आवाज़ अच्छी हो, मेरा मॉड्यूलेशन अच्छा हो, मैं ऑन सेट डिसिप्लिन के साथ काम करूं। ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता था। जो दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले होते थे, वही लोगों ने ना मेरे मेल्स का जवाब दिया, ना फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया, ना मीटिंग की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया। और मुझे सामने बिठा के कई सारे लाइव इंडस्ट्री के दिग्गजों ने ये बोला, क्योंकि सब मेरे दोस्त ही थे एंड कोइंसिडेंटली सब आदमी थे। तो सब ने बोला अरे क्या है, क्या पति कमा नहीं रहा है क्या, क्यों, क्या हो गया, व्हाई डू यू वांट टू कम बैक, कैसे कर पाओगी, इतना वेट हो गया है, यू आर 35 प्लस, कितनी ग्लैमरस लड़कियां हैं बिजनेस में, ना तुम नेटवर्क करती हो, ना सोशल मीडिया पे हो। एंड I was always, I was very clear, I would not break my principles for success. ऐसे करके बहुत क्लियरली मुझे बोला गया था कि ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, ये वापस नहीं आ पाओगी तुम। और एक प्रोफेशनल के लिए मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं तो अभी भी वही प्रोफेशनल हूँ, क्या फ़र्क हो गया है, सिर्फ बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा सा वेट चढ़ गया है, थोड़ी उम्र बढ़ गई है। ग्लैमरस का डेफिनेशन हम सब अपना पर्सनल रखते हैं। तो उस वक्त जो मैंने फैसला किया
वो फैसला शायद हम सबके अंदर शक्ति दुर्गा विराजमान है, उस शक्ति ने फैसला लिया कि तुम नहीं डिसाइड करोगे कि एज अ वुमन मैं कब रिटायर होंगी, ये मैं डिसाइड करूंगी एज अ वुमन प्रोफेशनल कि मैं कब रिटायर होंगी और मैं कब काम करना बंद करूंगी। और तब शायद मेरे करियर की असली कहानी शुरू हुई, जब मैंने, अगर प्रोजेक्ट को 100 देना होता है तो मैंने प्रोजेक्ट को 150 दिया। वो भी करना पड़ा क्योंकि हम जो जिस चीज़ को मैं बैटल कर रही थी वो बहुत बहुत मैसिव, बहुत बड़ी थी। वो एक जो कन्वेंशन, जो स्टेरियोटाइप था औरतों को लेके इंडियन स्टेज पर, और 3 या 4 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और फिर शायद लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ठीक है गीतिका साड़ी पहन के आती है, चलो कोई बात नहीं, गीतिका बंद गला पहन के आती है, वो गाउन्स नहीं पहन रही है, वो डीप कट्स और स्लिट्स नहीं पहन रही है, वो नेटवर्क नहीं कर रही है क्लाइंट के साथ शो के बाद, बट शायद यार काम ठीक ठाक कर रही है, नहीं, आवाज ठीक ठाक है, शक्ल ठीक ठाक है, कपड़े ठीक ठाक पहनती है, डिलीवर करती है कंटेंट, क्लाइंट की बात मानती है, हेल्प करती है, कोऑपरेटिव है। धीरे धीरे करके ये सब होने लगा एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी उसके बाद सडनली मिलने लग गए और बहुत अच्छा अच्छा काम भी मिलने लग गया। और एक ऐसा स्टेज आया जो बहुत स्पेशल था मेरे लिए, एटलीस्ट एक ही समय में मैंने बहुत सारे मेरे जो आइकन्स हैं उनके साथ काम करना शुरू किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बहुत काम करना शुरू किया मेरे साथ एज एन एंकर। तो उस सब से फिर और भी वो एक बैटल आसान हो गया कि अगर कंट्री के जो टॉप ऑफिसेज हैं, कंट्री के जो दिग्गज लोग हैं, अगर वो एक ऐसी महिला पे विश्वास कर रहे हैं जो शायद आप लोगों की नज़र में आउटडेटेड हो गई है, देन कुछ तो बात होगी। तो मेरे हिसाब से वो मेरी कहानी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, पर उन सब लड़कियों के लिए जो अब लाइव इंडस्ट्री में आती हैं, उनको ये कभी एहसास नहीं होता कि आपकी शेल्फ लाइफ 5 साल है, क्योंकि अब उनकी शेल्फ लाइफ तब तक है जब तक वो काम करना चाहती हैं। Very nice. जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आके बात करते हैं, एटलीस्ट मैं तो इसलिए नहीं आती कि मेरी प्रसिद्धि हो, मैं इसलिए आती हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से शायद और किसी को थोड़ा सा एक टिप मिल जाए, क्लू मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए। सेकेंड हाफ मुश्किल होता है क्योंकि जो भारत में जो इस वक्त हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें प्राइमरी केयर गिवर एक फैमिली की महिला ही होती है, औरत ही होती है, और मेरा जो घर में सिस्टम है वो भी वैसा ही है। तो तब आपको कुछ फैसले करने होते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत प्रैग्मेटिज्म के साथ। और मेरा सबसे बड़ा फैसला जब मैंने अपना सेकंड हाफ शुरू किया करियर का, वो ये था कि मैंने अपनी चॉइस से अपनी बेटी को जन्म दिया है, मैंने और मेरे पति ने। मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा वही होगी। जब तक वो 16-18 साल की ना हो जाए, शी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। चाहे वो वक्त की बात हो, चाहे वो मेरे एनर्जी लेवल्स की बात हो, ध्यान देने की बात हो, अगर मुझे प्रोजेक्ट्स और उसके एग्ज़ाम के बीच में प्रोजेक्ट्स या उसके किसी ऑब्लिगेशन के बीच में चूज़ करना हो, 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 मैं अपनी बेटी को ही चूज़ करती हूँ। तो बहुत क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, आई एम वेरी सॉर्टेड ऑन दिस। सेकंड जो मेरा चॉइस था कि मैं शॉर्टकट्स नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे ये करियर अगले 10 साल या 5 साल के लिए नहीं चाहिए था। मैं एज अ स्पीकर, बतौर स्पीकर अब अपना एक नया करियर शुरू करने जा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकिंग का। मुझे ये तब तक करना है जब तक मैं अपने 2 पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। तो शॉर्टकट से मैं वहाँ नहीं पहुँचने वाली थी। मुझे बहुत ही प्योरिटी से ये जर्नी तय करनी थी, जो बहुत लंबी रहेगी, बट मैंने वो किया। वो एक बहुत क्लैरिटी के साथ दूसरा चॉइस था। सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एंड सपोर्ट सिस्टम मांगने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो एक मर्द हो, चाहे आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरे कलीग हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पहले 5 से 6 साल जब जिया, 5 या 6 साल की थी, तब तक मेरी कई बार फ्रेंड्स आती थी, मेरी मम्मी आती थी फ्लाइट्स पकड़ के, मेरे पापा आते थे, मेरे हस्बैंड छुट्टी लेते थे, कई बार 2-2 3-3 मेड संभालती थी। हमने क्या कुछ करके मैंने काम किया है।
पर हेल्प सबसे मांगी है और इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है. हेल्प मांगनी चाहिए एंड हम सबको एक दूसरे को हेल्प देनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ वर्किंग वुमन. उसके बाद आई वाज वेरी क्लियर कि जो मेरी इंडस्ट्री है, लाइव इंडस्ट्री, उसमें जो एंकर्स हैं, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, रिनी साइमन और वो सब लेजेंड्स से, और कहीं बीच में आके फ्रॉम 2000, 2005, 2010 सारा फोकस पूरा ग्लैमर पे चला गया था फॉर स्टेज होस्ट्स. वो चीज़ वो मुझे गवारा नहीं थी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर एक महिला, चाहे वो फिल्म में हो, स्टेज पे हो, वो जिस तरह से अपने आप को पेश करना चाहती है, जो ऑर्गेनिकली उसके लिए वो उसकी चॉइस है, चाहे वो किसी तरह के कपड़े पहने, किसी तरह का एक्शंस करे, बात करे, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए और मैं पूरी तरह से उस चॉइस की इज्जत करती हूँ, लेट मी टेल यू दैट. बट अगर वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो मेल गेज को केटर कर रही है, क्योंकि जो आदमी है वो फैसले कर रहे हैं कास्टिंग के, और उनके दिमाग में ये कन्वेंशन है कि स्टेज पे जो एंकर खड़ी है वो ऐसे दिखनी चाहिए, वो ऐसी ड्रेस्ड होनी चाहिए. नहीं, अगर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पहन के खड़ी हुई है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, वो एक महिला की मर्जी होनी चाहिए. ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि टू केटर टू माई मेल गेज आई विल डू दिस और आई विल नॉट डू दैट. तो वो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं वो कभी भी नहीं करूंगी. एंड मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत एक हिपोक्रिटिकल सी बात है हमारी सोसाइटी में. बहुत ही गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए आगे चल के. बहुत अजीब बात है कि जो ये मेल क्लाइंट्स हैं या जो एक मेल गेज है, और उस मेल गेज में औरतें भी आती हैं जो पावर पोजीशंस में बैठी हैं, बाय द वे दे ऑल्सो केटर टू दैट. आप जब ऊपर चढ़ रहे होंगे, अगर आप उस मेल गेज को केटर कर जाओगे ना, तो 10 साल से ज्यादा आपका करियर नहीं चलने वाला. अगर आप उस मेल गेज को चैलेंज करोगे और वो आपकी इज्जत करेंगे, आप अगले 100 साल वो करियर चला पाओगे. ये बहुत हिपोक्रिटिकल सी बात है हमारे देश में, बट ये सच है. So I was very clear of all of these things, and those are the principles that I have based my career on. हमारा जो societal system है उसमें हम आमतौर पे अपनी या तो in-laws के साथ रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं. तो यहाँ बैठी सब जो मदर इन लॉ, अगर कोई हैं जो मदर इन लॉज हैं और आपकी बहुएं हैं जो वो काम कर रही हैं, मैं एक अपील यहाँ पे रखना चाहूँगी कि ये माइंडसेट मत रखिए कि मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, मैं नहीं अब हेल्प कर सकती, मैं आराम से बैठना चाहती हूँ. ऐसा मत करिए. ये मत सोचिए कि वो आपकी बहू है इसलिए मैं उसकी मदद करूँ या ना करूँ. ऐसा सोचिए वो एक औरत है जो दुनिया में जाके दुनिया बदलने वाली है. एक को सिस्टर को आप सपोर्ट करिए. मुझे अपनी मदर इन लॉ से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को सारा सपोर्ट अपनी मदर से ही मिला. पर मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह का माइंडसेट आगे चलता रहे या बढ़ता रहे. सो वी मस्ट सपोर्ट ऑल द वुमेन हु आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. अगला सवाल एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल आई एग्री टू दैट. अगला सवाल एंटरप्रेन्योरशिप से पूछते हैं. अनुराधा जी, आपसे पहले पूछूंगी, हमारे इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स के बीच इकोनॉमिक लिटरेसी का बहुत क्राइसिस है, उस पर आप क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक क्राइसिस है. आई थिंक दो चीज़ें होती है. वन, आई थिंक वुमेन लुक एट ROI मोर देन, सो आई थिंक अल्टीमेटली इट इज कि किसके पास, आई थिंक दे आर लुकिंग एट हु इज इन अ फैमिली हु इज मेकिंग मोर मनी, एंड देन देयरफॉर दे आर लुकिंग एट इट इन अ मोर, आई थिंक, स्ट्रेटेजिक वे. बट द सेकेंड बात ये है कि किसी ने आपने ही कहा था कि नंबर ऑफ 59% इवन एजुकेटेड वुमेन दे हैप्पीली पास ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर हस्बैंड, which is, I think that is a big problem, and I think that is part of our conditioning, and that needs to change. I think if you gave the same amount of money to a woman, she would probably manage it better, but somehow that confidence nahi hai. So I think पहला ये होना चाहिए कि सबके लिए थोड़ी सी क्लासेस होनी चाहिए कि how do you manage money better, and I think once we have that education, I don't see why we will have a problem with that. So it's, in my opinion, it's mostly a conditioning problem, and I think that is changing. I think if you look at my daughters and others, I think they have changed. I remember even my parents, my mother managed all the money. My dad never did. He would give the money, and it was always my mom's responsibility to manage everything. So I think I have seen that. So for me, it was not a problem. But I do understand that for a lot of people, it's just natural to give that away to someone else.
तो हमारी जो संस्कृति है, जो हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं, उनमें से जो हमारी जो चीफ फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो तो लक्ष्मी जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो माइंडसेट ही गलत है हम लोगों का कि औरतें पैसे मैनेज नहीं कर सकती। आई फील एक इंस्टिंक्टिव सभी भारतीय औरतों में हमेशा से रही है, बिकॉज घर का खर्च तो हमेशा से महिला ही संभालती आई है। बट एज अ वुमन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने जितना भी पैसा आज तक कमाया है, मैंने उसे बहुत सीरियसली लिया है और अपने आप उसे किया है और सीखा है कि मुझे उस पैसे को कैसे मैनेज करना है। बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट, आप जो पैसा कमा रहे हैं या जो पैसा आपके परिवार में आ रहा है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। और अगर आप डिफिकल्ट करियर चॉइसेस ले रही हैं एज अ वुमन, जो पॉपुलर चॉइसेस नहीं है, जो इजी शॉर्टकट्स नहीं है, उस पैसे को भी आपके लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस महीने में मैं 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स को ना कहती हूँ जो मुझे नहीं करने, जो मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, उस महीने मेरा जो पैसा बैंक में बैठा हुआ है या डेट फंड्स में है या म्यूचुअल फंड्स में है या गोल्ड में है, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी वर्किंग महिलाएं कि आप अपने पैसे को मैनेज करना समझें, वक्त निकालें, ट्यूटोरियल्स लें, एडवाइस लें, समझें, एंड जो पैसा बैठा हुआ है उसको भी आप अपने लिए आप काम कराएं। ये आपकी बहुत बड़ी शक्ति बनेगी आगे जाके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।